हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और उसके डिफरेंट एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए थे और उसका फॉर्मेट भी डिस्कस किया था कि उस फॉर्मेट के अंदर बेसिकली होता क्या है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट एंड फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये जो वर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आया है, तो फाइनेंसिंग इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड फाइनेंस। ये जो वर्ड आपने डिराइव किया है, कहाँ से डिराइव किया? फाइनेंस। और किसी भी कंपनी के अंदर दो टाइप के फाइनेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस एज वेल एज शॉर्ट टर्म फाइनेंस। वैसे देखा जाए तो बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ द कंपनी। बट इसके अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी इंक्लूड किए जाते हैं, सारे शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक, फाइन। तो यहाँ हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये एक्टिविटी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। अब मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट दो मेथड से बनता है, कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, है ना। बट मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में सिर्फ डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल होती है। और डायरेक्ट मेथड का स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा होता है, जितना कैश जनरेट हो रहा है उसको ऐड कर लो और जितना कैश यूज हो रहा है उसको माइनस कर दो। तो इस फॉर्मेट के अंदर भी हमारा क्या आएगा? पहले जैसे हम ऊपर ले लें कैश जनरेटेड फॉर्मेट में, पहले हम सारे वो लिख देंगे जो हमारे पास कैश का इनफ्लो शो करेगा, और इधर आ जाएगा लेस कैश यूज्ड। ये कैश का यूज इसके अंदर आ जाएगा, इनफ्लोज ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला और सबसे मेजर कंपोनेंट होता है इक्विटी फंड। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर्स, अगर आप उसको बोल सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इस इक्विटी शेयर से कैश, इक्विटी शेयर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इससे आपको देखना है कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होता है। तो इक्विटी शेयर का इनफ्लो कैसे होगा? भाई देखिए, सबसे पहले होगा ये थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका होगा थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आपने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है तो वो उससे आपका कैश क्या होगा? जनरेट होगा। फाइन। इसमें कैश का आउटफ्लो कैसे होगा? तो ये होता है थ्रू बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। वैसे 12th स्टैंडर्ड के अंदर बाय बैक के एडजस्टमेंट्स यूजुअली नहीं आते, तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। अच्छा, हम इसको ढूंढेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आएगी क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट, ठीक है जी। और बैलेंस शीट में वी विल हैव बैलेंसेस ऑफ 2 years करंट ईयर एज वेल एज व्हाट प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज गिवन होगी, शेयर होल्डर्स फंड होगा और उसके अंदर होगा शेयर कैपिटल। या मैं आपको सीधे से बताऊं तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या होगा? शेयर कैपिटल होगा, क्योंकि यूजुअली ये क्या होता है? नोट के अंदर दिया होता है। अब शेयर कैपिटल में यहाँ पर दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, करंट ईयर 5 लाख, लास्ट ईयर 3 लाख। अब लास्ट ईयर इक्विटी शेयर was 3 lakh and in current year it is 5 lakh. It means equity share capital has got increased by rupees 2 lakh. इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ने का रीजन क्या होगा? कि हमने और फर्दर इक्विटी शेयर्स मार्केट के अंदर इशू कर दिया। तो हम क्या करेंगे? ये जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस बिटवीन द 2 लाख रुपीज, तो वो आ जाएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगर आपने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है तो दैट जनरेट्स द कैश फ्रॉम द मार्केट। कैश को जनरेट करेगा तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ कैश जनरेटेड, या हम उसको प्लस करेंगे। अगर आप फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते तो आप उसको प्लस कर लीजिए। चलिए, सेकेंड एलिमेंट इज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर के साथ भी यही, प्रेफरेंस शेयर में कैश कैसे जनरेट होगा? थ्रू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। और यूज कैसे होगा? थ्रू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं। रिडीम करने का मीनिंग होता है प्रेफरेंस शेयर्स का मनी पब्लिक को रिटर्न कर देना आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल, 2 साल या 10 साल के बाद में प्रेफरेंस शेयर का जो पैसा लिया था उसको हम वापस कर रहे हैं। तो ये भी कैसे मालूम पड़ेगा? सेम वे क्या होगा? आपका यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेट सपोज लास्ट ईयर, करंट ईयर में 4 लाख और लास्ट ईयर में 5 लाख थी।
तो 5 लाख से 4 लाख हो गई, मींस प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूसिंग, कम हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। तो कम हो रहे हैं मींस क्या हुआ कि हमने इसको क्या कर दिया, इन बिटवीन द ईयर रिडीम कर दिया। तो ये जो 1 लाख रुपीस है, ये 1 लाख रुपीस आ जाएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इंक्रीज कैसे, अगर इधर 4 लाख है और इधर 5 लाख है, तो लास्ट ईयर 4 लाख था, करंट ईयर में 5 लाख है, मींस प्रेफरेंस शेयर हैज गॉट इंक्रीज बाय 1 लाख रुपीस। तो इंक्रीमेंट इन प्रेफरेंस शेयर रिप्रेजेंट्स द इनफ्लो ऑफ कैश, तो हम यहां लिख देंगे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने फर्दर प्रेफरेंस शेयर क्या किया, हमने इशू किया। फाइन। थर्ड एलिमेंट इज व्हाट, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के साथ भी, अच्छा ये दोनों इक्विटी फंड्स हैं, ओनर्स फंड है, और अब उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है सारे बोरोड फंड्स। डिबेंचर के साथ भी जनरेटेड कहां से होगा, थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स का ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज है, आप उसके अंदर उसको देख सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर से कैश का जनरेट होता है, और इसका भी डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, मार्केट के अंदर रिडीम करते हैं। रिडीम करना मीन्स अपनी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करना, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कैसे देखेंगे इसको भी, ऐसे ही अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में इंक्रीज हो गया तो वो क्या मान लिया जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स, और लास्ट ईयर कंपैरिजन में करंट ईयर में डिक्रीज हो गया तो रिडम्पशन। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया 10% डिबेंचर, 3 लाख और 2 लाख रुपीस, तो 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है, तो कैश जनरेटेड इशू ऑफ डिबेंचर मानकर उसको ऊपर डाल देंगे जनरेटेड में, और अगर वापस हो रहा है तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में चला जाएगा उसमें। चलिए, फोर्थ एलिमेंट है इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये आपको कहां मिलेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन का बोरो करना। तो अगर आपने लोन बोरो किया है तो लॉन्ग टर्म लोन बोरोड मींस आपने फर्दर बोरो किया तो आपके लिए कैश जनरेटेड, और अगर आपने रीपे किया है तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, तो वो आप यहां पर माइनस कर दोगे। अच्छा, एक चीज में इसके अंदर आपको बता दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल कहां मिलेगा आपको, शेयर होल्डर्स फंड में, और वहीं पर ही किसी नोट के अंदर मिल जाएगा लाइबिलिटी साइड में ऊपर। प्रेफरेंस शेयर भी कहां मिलेगा आपका, शेयर होल्डर्स फंड में। डिबेंचर विल बी द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये कहां मिलता है आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। नॉन करंट लाइबिलिटी में, नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। फाइन। इन द सेम वे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की जगह लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोलते हैं, ये भी कहां मिलेगा आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी। फाइन। तो ये सारे वो एलिमेंट थे जो लॉन्ग टर्म लोन को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है तो इस चीज को याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लोन से, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यूजुअली करंट लाइबिलिटी के अंदर मेंशन्ड होती है, करंट लाइबिलिटी की हेडिंग में। तो करंट लाइबिलिटी को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्रीज डिक्रीज ऑफ CACL के अंदर नहीं डालेंगे, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर मिलेगा, और इसका ट्रीटमेंट भी सेम वैसे ही होगा। नंबर 5, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, इट मींस आपने और लोन बोरो किया है, और लोन अगर आपने बोरो किया है तो आपके पास कैश जनरेट होगा, इनफ्लो ऑफ कैश रिप्रेजेंट होगा। और फिफ्थ, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये आपको मींस आपने रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी इसमें हम बोल सकते हैं इसमें। फाइन। अच्छा, बिसाइड्स इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको बता दूं मैं, इसका ट्रीटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट्स। ये बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट्स में अक्सर यूजुअली कई दफ़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने उसके अंदर बताया था कि कैश एंड बैंक इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, नेगेटिव कैश बैंक बैलेंस। तो अगर पॉजिटिव बैंक बैलेंस कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है तो क्या नेगेटिव बैंक बैलेंस भी उसमें से माइनस होगा, तो नो। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट विल बी द पार्ट ऑफ व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको कैसे देखेंगे, अगर ये नोट में मिल जाएगा आपको, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपने ओवरड्राफ्ट आपका इंक्रीज हो रहा है तो मींस आपने फर्दर बैंक से क्या किया, अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ाया। ओवरड्राफ्ट को बढ़ाया तो आपके पास कैश का इनफ्लो होगा तो ऊपर चला जाएगा, और अगर आपका डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो बेसिकली नीचे आ जाएगा। और मैं इसके साथ ही आपको जोड़ दूं, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड CC कैश क्रेडिट्स, और इधर कैश क्रेडिट्स। फाइन।
तो ये सारे वो आइटम्स हैं जो कैश को जनरेट करते हैं फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो ऑफ कैश को शो करते हैं, और ये वो सारे आइटम्स हैं जो कैश के आउटफ्लो को शो करते हैं। बिसाइड्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एक भाई देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स पर जो भी नेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। अब पहली चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके अंदर इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी इशू करती है तो उसके रिटर्न में वो शेयर होल्डर्स को क्या पे करती है, डिविडेंड पे करती है। तो अगर आपने डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड किसके अगेंस्ट पे कर रहे हैं, अगेंस्ट द इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, एंड इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोथ आर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड है। और डिविडेंड क्या शो कर रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश शो कर रहा है, तो वो इधर आ जाएगा। कौन सा, डिविडेंड पेड, ये डिविडेंड पेड, ये आपको कहां मिल जाएगा, यूजुअली एडजस्टमेंट्स के अंदर नीचे एडजस्टमेंट में मिल जाएगा। प्लस एक और होता है इसमें इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड ऐसा डिविडेंड जो इन बिटवीन द ईयर अनाउंस किया गया हो, साल के बीच में अनाउंसमेंट करके उसका पेमेंट कर दिया जाए। और एक होता है इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये आपको कहां पर मिलेगा, इसका याद रखिएगा, ये आपको नीचे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के नोट में मिलेगा। तो आपको कौन से ईयर का लेना है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ही कंसिडर करना है। फाइन, तो अब ये डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एज वेल एज ऑन प्रेफरेंस दोनों कंसिडर हो जाएगा। हाँ, डिबेंचर्स इशू किए होंगे तो डिबेंचर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिबेंचर जब इशू करेंगे तो उसके अगेंस्ट कंपनी क्या पे करती है, कंपनी यूज टू पे व्हाट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स, और वी कैन से बोरोइंग्स, वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये बेसिकली इसके अंदर कंसीडर हो जाएगा। फाइन, तो ये सारे हमारे कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को शो करते हैं, ये सारे हमारे कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। अच्छा, एक चीज इसके अंदर मैं बताऊं, ये जो पॉइंट है अपना, स्पेशली दिस वन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, ये यूजुअली आपको एक एडजस्टमेंट, डायरेक्टली डिस्क्लोज्ड एडजस्टमेंट के फॉर्म में नहीं आता। ये अपने आप में एक इम्प्लाइड और हिडन एडजस्टमेंट होता है। हिडन एडजस्टमेंट कैसे, कि इस तरह का एडजस्टमेंट आपको यूजुअली मिलेगा नहीं। जैसे ये आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में, आपको उसने लिख दिया डिबेंचर्स, और लास्ट ईयर लेट सपोज 5 लाख और करंट ईयर में 3 लाख, प्रीवियस ईयर में 3 लाख था और करंट ईयर में 5 लाख रुपीज है। फाइन, अब अगर ये ऐसा एडजस्टमेंट और कुछ भी नहीं है तो मींस इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं करना, बिकॉज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। हाँ, अगर नीचे मेंशन हो एडजस्टमेंट में तो दैट इज डिफरेंट थिंग, ओके। बट अगर यहां पर दे दिया 10% डिबेंचर्स, नाउ इट इज एन इम्प्लाइड एडजस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट। मींस अगर यहां पर 10% डिबेंचर आ गया, देन यू हैव टू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ चार्ज एंड चार्ज इज अ कंपलसरी पेमेंट, तो आपको देना पड़ेगा। न भी लिखा हो तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आप ओपनिंग बैलेंस पे कंसीडर कर रहे हैं या क्लोजिंग बैलेंस पे कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर आप ये मानते हैं कि भाई ये जो 2 लाख रुपए के डिबेंचर है ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इशू हुए हैं, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप ये अज्यूम करते हैं दैट डिबेंचर्स आर इशूड, ये तो इसके अंदर चलते हैं उसमें कि डिबेंचर का इशू और डिबेंचर का जो रिडम्पशन है ये कौन सी डेट पर है। अगर आप इसको ओपनिंग डेट पे कंसीडर करते हैं कि इशू, या आप उसको क्लोजिंग डेट पे कंसीडर करते हैं, इफ यू आर कंसिडरिंग इट ऑन ओपनिंग डेट, अगर आप ओपनिंग डेट पे कंसीडर कर रहे हैं, मींस ये 2 लाख जो डिबेंचर इशू हुए हैं मान लीजिए, तो ये ओपनिंग डेट पर ही होगा। मींस ये 3 से 5 लाख फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पर बन गया था। एंड इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क एंड टाइम, मींस 5 लाख हुए, इसको पूरा साल हो चुका है, तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग। अगर ये ओपनिंग डेट पर इशू मानते हैं तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ओके। और अगर ये मानते हैं आप कि भाई ये जो डिबेंचर्स इशू हुए हैं ये एट द एंड ऑफ द ईयर हुए, क्लोजिंग डेट पर इशूड है, इशू और रिडीम ऑन द क्लोजिंग डेट, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन इट्स ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होगा। आप इसमें से जो चाहे अजम्पशन ले सकते हैं, जो भी अजम्पशन नीचे एक ट्यूटोरियल नोट इसके अंदर लगाए।
बट बाय डिफॉल्ट अजम्पशन जो बुक्स में होता है, जो मैक्सिमम लोग लेकर चलते हैं, वो ये मानते हैं कि दीज डिवेंचर्स आर इशूड और रिडीम्ड इफ नथिंग, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, नथिंग इज मेंशन अबाउट दैट, तो उस केस में मानते हैं कि दीज आर इशूड और रिडीम्ड ऑन द क्लोजिंग डेट। ये किसके ऊपर इशू रिडीम होते हैं? क्लोजिंग डेट के ऊपर। तो हमेशा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? अगर क्लोजिंग डेट पर इशू या रिडम्पशन मान रहे हैं तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग बैलेंस पे। 3 लाख का 10% 30,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन पेड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरी बात ये कि जब ये इशू और रिडम्पशन होता है, चाहे वो इक्विटी शेयर का हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर का हो और डिबेंचर्स का होता, तो इशू के 3 मोड्स होते हैं: इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट। ठीक, फाइन। इक्विटी शेयर तो डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, बट डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होते हैं। तो अगर कोई प्रीमियम पर इशू है तो जैसे लेट सपोज अगर आपने 100 रुपीज का एक शेयर 125 रुपीज पर इशू किया, 25 रुपया प्रीमियम ऐड करके, ये आपका एसपीआर हो गई और ये आपकी फेस वैल्यू हो गई, तो आपके पास टोटल कैश का इनफ्लो कितना होगा? 125। तो हियर वी विल राइट 100 प्लस 25, 125। फाइन। और अगर आपका रिडम्पशन किसी पार प्रीमियम डिस्काउंट में से किसी एक पर है, रिडम्पशन जैसे पार और प्रीमियम पर होता है, तो जितना नेट आउटफ्लो ऑफ कैश होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा है ये मत भूलिएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम किस पर एम्फेसाइज और किस पर कंसंट्रेट करते हैं? ऑन कैश फ्लो, एक्चुअल कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। तो अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया है तो प्रीमियम विल बी एडेड, और अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया है तो डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड। प्लस इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे अंडरराइटर्स कमीशन पे किया, तो अंडरराइटर कमीशन किसके ऊपर पे करते हैं? ऑन अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स पर अंडरराइटर कमीशन पे किया तो इट रिप्रेजेंट्स आउटफ्लो। तो जैसे अगर हम बोलें कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 लाख, तो 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू पे एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, तो इसके अंदर एसपीआर क्या हो जाएगा? 30%, 1,50,000 ऐड हो जाएगा, और उस पर अंडरराइटर्स कमीशन पे किया लेट सपोज 20,000 रुपीज, तो इट विल बी डिडक्टेड। तो नेट अमाउंट 6,30,000 रुपीज विल बी इंक्लूडेड इन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंदर इंक्लूड बेसिकली हो जाएगी। तो आप जब भी कोई एक्टिविटी को लेते हैं और किसी भी एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इस स्पेसिफिक एक्टिविटी से नेट कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो एक्चुअली कितना आ रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं इसमें कि इन सब की टोटल हमारे आउटर कॉलम में आ जाएगी, सारे यूज की आ जाएगी, इसमें से ये माइनस होगा, और फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आया तो हम उसको लिखेंगे नेट कैश generated from financing activity, and if it is negative, net cash used in financing activity, and it will be quoted by C, operating activity का total A, investing का B और financing activity का finally C। तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट था। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिलेटेड है, सारे जनरेटेड उसमें ऐड होंगे, सारे यूज्ड उसमें से डिडक्ट होंगे। ये सारे आइटम जनरेटेड और यूज के थे, और इसमें से प्लस करके माइनस करके फाइनल आंसर हम नेट जनरेटेड और यूज कैलकुलेट करेंगे। सो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट था। मैंने इसको पूरा कवर करने का ट्राई किया। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन।